नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ओजांक आईएएस अकेडमी में। हमारे जो माइंड मैप के सेशन चल रहे हैं उसी कड़ी में आज हम एक और माइंड मैप को लेकर आए हैं, जिसके अंदर हम बात करेंगे भारी धातु प्रदूषण, हेवी मेटल पोल्यूशन जो है उसके बारे में हम डिस्कशन जो है करेंगे आज के बारे में। पहले देख लेते हैं कि ये क्यों न्यूज़ में है, कहाँ हमें न्यूज़ में देखने को मिल रहा है। तो अभी अभी अगर रिसेंटली हम देखें तो CSE सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट, विज्ञान एवं पर्यावरण केंद्र ने यह जानकारी दी है कि भारत की जो अधिकांश नदियां हैं, ज़्यादातर रिवर्स जो हम देख रहे हैं भारत की, उन नदियों में गंभीर भारी धातु प्रदूषण जो है वो देखने को मिल रहा है। यानी कि एक बार फिर से ये मुद्दा हमें न्यूज़ में देखने को मिल रहा है कि भारी धातु हैवी मेटल जो है वो पानी के अंदर फैल रहे हैं, स्पेशली रिवर्स के अंदर, नदियों के अंदर फैलते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। और इस रिपोर्ट की अगर हम बात करें तो भारत के 4 में से 3 स्टेशन यानी लगभग 75% स्टेशंस पर सीसा, लोहा, निकल, कैडमियम, आर्सेनिक, क्रोमियम और तांबे जैसी भारी जहरीली धातुएं जो हैं वो ज़्यादा देखने को मिली है, बहुत ज़्यादा लेवल पर हमें देखने को मिली है। तो सबसे पहले समझते हैं कि भारी धातु क्या होती हैं, हैवी मेटल्स क्या होते हैं। उसके बाद समझते हैं कि ये हमारे लिए किस प्रकार से हार्मफुल, नुकसानदायक होते हैं। हैवी मेटल्स की अगर हम बात करें तो ऐसे मेटल्स जो एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक जो होता है हमारा, जिसमें 20 से ऊपर, जनरली परमाणु संख्या 20 या उससे ज़्यादा जिनका एटॉमिक नंबर होता है, परमाणु क्रमांक होता है, और उनकी जो डेंसिटी है, घनत्व जो है वो 5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब से ज़्यादा हमें देखने को मिलती है, और वो मेटल होता है। जनरली मेटल जैसी प्रॉपर्टीज़ जो हैं, धातु जैसे गुण जो हैं वो दिखाते हैं, उन्हें हम हैवी मेटल्स की कैटेगरी में डालते हैं। जैसे अगर आप पीरियडिक टेबल उठाएंगे तो 20 से ऊपर जैसे बढ़ेंगे, फिर आप देखेंगे आर्सेनिक, कैडमियम, क्रोमियम, तांबा, लेड, मैंगनीज, मरकरी, पारा, निकल, यूरेनियम, ये सब जो है वो हैवी मेटल्स आपको देखने को मिलेंगे। कहाँ से आ जाते हैं हमारे पास? हम जो नदी में देख रहे हैं, पानी में जो देख रहे हैं, ये कहाँ से आ जाते हैं? ये आ जाते हैं तेजी से बढ़ते हुए कृषि और धातु उद्योगों की वजह से। कृषि में, एग्रीकल्चर में इनका उपयोग वास्ट रूप से होता है, और कृषि का जो पानी है, वहां से बह करके निकलने वाला जो पानी है, उस पानी के अंदर बह करके ये किसी नाले तक या नदी तक या झीलों तक पहुंच जाते हैं। उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं होता है। ट्रीटमेंट अगर प्रॉपर किया जाए, उनका ट्रीटमेंट अगर सही तरीके से किया जाए तो फिर डेफिनेटली हमें ये नदियों के अंदर मिलते नहीं दिखाई देंगे, लेकिन वो ट्रीटमेंट प्रॉपर हो नहीं रहा है। और इसके अलावा जमीन के अंदर तो मिलते ही हैं, लेकिन हम जो जमीन से बाहर निकालने की जो प्रोसेस करते हैं, प्रक्रियाएं करते हैं, जैसे कि खनन, परिवहन, जो माइनिंग होती है हमारी, माइनिंग के अंदर हम उन हैवी मेटल्स को बाहर निकालते रहते हैं, सरफेस से बाहर निकालते रहते हैं, और वो कहीं ना कहीं यूज आते रहते हैं। यूज आते आते अल्टीमेटली वेस्ट के रूप में, कचरे के रूप में पानी में जाकर के मिलते हैं, और पानी में इसका प्रदूषण बढ़ता हुआ हमें दिखाई देता है। इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन जो होता है, परिवहन जो होता है, उसके अंदर जो इंटरनल कंबशन इंजन हैं, आंतरिक दहन इंजन जो होते हैं, उनके अंदर से भी हैवी मेटल्स जो हैं वो हमें निकलते हुए दिखाई देते हैं। तो ये कुछ इसके सोर्सेज होते हैं। इसका प्रभाव क्या पड़ता है? जैव संचय और जैव आवर्धन जैसी गतिविधियां हमें देखने को मिलती है। बायो एक्यूमुलेशन एंड बायो मैग्निफिकेशन जैसी प्रोसेस जो है वो यहाँ पर इन्वॉल्व हो जाती है। बायो एक्यूमुलेशन, जैव संचयन का मतलब होता है अगर कोई हैवी मेटल जो है, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट जो है, वो किसी फूड चेन के अंदर, खाद्य श्रृंखला के अंदर अगर वो एंटर हो जाए, तो खाद्य श्रृंखला में जिस जीव द्वारा उसका खाया जाएगा, फूड के रूप में अगर वो शरीर के अंदर चला गया है, भोजन के रूप में चला गया है, तो भोजन के अंदर उसकी मात्रा जो है, सांद्रता, कंसंट्रेशन जो है वो इकट्ठी होती रहेगी, वो मटेरियल जो है उसके अंदर इकट्ठा होता रहेगा। दैट इज नॉन एज बायो एक्यूमुलेशन या जैव संचयन। और जैव संचयन के बाद, बायो एक्यूमुलेशन के बाद, उस जीव को कोई और खाता है। जैसे मान लीजिए मरकरी है, पारा है, पानी के अंदर फैल गया है, और उसको किसी मछली ने खाया, तो मछली के अंदर वो एक्यूमुलेट हो रहा है, इकट्ठा हो रहा है, एकत्रित हो रहा है, संचयन जो है उसका हमें देखने को मिल रहा है। उस मछली को कोई बड़ी मछली खाती है, तो उस बड़ी मछली के अंदर जो मरकरी की कंसंट्रेशन है वो और ज्यादा बढ़ जाती है। इसे हम कहते हैं बायो मैग्निफिकेशन, या हिंदी में कहते हैं जैव आवर्धन। खाद्य श्रृंखला में, फूड चेन में, जैसे जैसे हम एक ट्रॉफिक लेवल से ऊपर वाले ट्रॉफिक लेवल में जाएंगे, एक पोषण स्तर से दूसरे ऊपर वाले पोषण स्तर पर जाएंगे, वैसे वैसे हमें उस हैवी परसिस्टेंट मटेरियल जो है, पॉल्यूटेंट जो है, प्रदूषक जो है, उसकी सांद्रता, कंसंट्रेशन बढ़ती हुई दिखाई देगी। ये जो सांद्रता बढ़ती है इसे हम कहते हैं बायो मैग्निफिकेशन या जैव आवर्धन। तो हमारे अंदर, क्योंकि हम टॉप कंज्यूमर है, ह्यूमंस जो है जनरली टॉप कंज्यूमर, शीर्ष उपभोक्ता के रूप में हम खुद को देखते हैं पूरे इकोसिस्टम में, तो वहां पर
हमारे अंदर इसका मैग्निफिकेशन आवर्धन जो है वो ज्यादा होता हुआ दिखाई देगा। और जब आवर्धन होता है, ऐसे मेटल्स जो हैं, हैवी मेटल्स जो हैं या परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स जो हैं, वो जब हमारे शरीर में बढ़ते हैं तो हमारे जो वाइटल ऑर्गन्स हैं उनके ऊपर इसका प्रभाव देखने को मिलता है। हमारे हृदय पर इसका प्रभाव देखने को मिलेगा, हमारे मस्तिष्क पर इसका प्रभाव देखने को मिलेगा, हमारी किडनी जो है उनके ऊपर इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। ऐसा हम पहले भी देख चुके हैं कि डाइक्लोफिनेक के उपयोग की वजह से वल्चर्स, गिद्ध जो है, उनके किडनी फेलियर की वजह से उनके किडनीज जो है वो फेल होती चली गई और वो मरते चले गए। बहुत ज्यादा हमें वल्चर्स, गिद्धों की संख्या कम होती हुई दिखाई दी है। सेम वैसा ही प्रोसेस जो है यहाँ अभी ह्यूमंस के साथ में भी, हम मानवों के साथ में भी हो सकता है इन हैवी मेटल्स के द्वारा, या दूसरे जीव जो हैं उनके ऊपर भी इसका प्रभाव हमें देखने को मिल सकता है। इसके स्रोत क्या होते हैं? जो हैवी मेटल्स हम देख रहे हैं उसके सोर्सेस कौन कौन से होते हैं? देखिए, नेचुरली, प्राकृतिक रूप से अगर मैं बात करूं तो सारी जो चट्टानें हैं, सारी जो रॉक्स हैं, उनके ऊपर हमें ऐसी भारी धातुएं सारी चट्टानों के अंदर देखने को मिलती है। जनरली मेटल्स जो हैं वो हमें इग्नियस रॉक्स, आग्नेय चट्टानों में देखने को मिलते हैं, और जितनी भी आग्नेय चट्टानें, इग्नियस रॉक्स हैं, उनके अंदर से मेटल्स जो है थोड़े 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 क्षरित होते रहते हैं, इरोड होते रहते हैं और पानी के अंदर मिलते रहते हैं। लेकिन उसकी जो क्वांटिटी है, जो मात्रा है, वो बहुत कम हमें देखने को मिलती है। हमारी वजह से जो बड़ा कारण जो है वो है एंथ्रोपोजेनिक रीजन्स, एंथ्रोपोजेनिक सोर्सेस, मानव जनित सोर्स। यानी कि हमारी वजह से वो जो मेटल्स, हैवी मेटल्स जो सरफेस के नीचे थे, सतह के नीचे थे, हम उन्हें बहुत ज्यादा माइनिंग के द्वारा निकाल रहे हैं। अलग अलग पर्पस के लिए अलग अलग उद्देश्य हैं, उनकी वजह से हम उनका एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं और उसका कहीं ना कहीं उपयोग कर रहे हैं। उपयोग करने के बाद उसका प्रॉपर निस्तारण नहीं हो पा रहा, डिस्पोज नहीं कर पा रहे हम उसे, जिस वजह से वो अल्टीमेटली पानी के साथ बह करके कचरे के रूप में, प्रदूषक के रूप में फैलते हुए हमें दिखाई दे रहा है। और पानी के अंदर वो हैवी मेटल का प्रदूषण जो है वो फैलता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। हमने इसके लिए क्या क्या काम किए हैं? देखिए, हमने एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट चलाया था जिसका नाम है नमामि गंगे मिशन। नमामि गंगे मिशन भारत सरकार का एक फ्लैगशिप कार्यक्रम है। केंद्र सरकार की, सेंट्रल गवर्नमेंट की अगर हम बात करें तो एक फ्लैगशिप कार्यक्रम के रूप में हमें देखने को मिलता है, जिसे जून 2014 में स्टार्ट किया गया था। एंड ये दो उद्देश्य लेकर के चलता है। पहला, प्रदूषण का प्रभावी उन्मूलन, इफेक्टिव रूप से इरेडिकेट करना पोल्यूशन को नदियों के अंदर, स्पेशली गंगा नदी और उसका जो पूरा सिस्टम है, गंगा नदी तंत्र जो है, उसके अंदर जो प्रदूषक मिलते चले जा रहे हैं उनको समाप्त करना, खत्म करना, इरेडिकेट करना, और संरक्षण एवं कायाकल्प करना, उसको रिजुवनेट करना। गंगा नदी जो है उसको रिजुवनेट करना, फिर से जैसी वो पहले थी उस रूप में उसे लेकर के आना, यानी पानी का जल स्तर अच्छा करना, आसपास का जो सौंदर्य है, एस्थेटिक ब्यूटी जो है, उसे फिर से लेकर के आना। वो सारे प्रयास जो है इसके अंदर किए जाने हैं। ऐसा ये प्रोजेक्ट नमामि गंगे कार्यक्रम जो है वो स्टार्ट हुआ था जून 2014 में। इसके तहत जल संसाधन मंत्रालय, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग और जल शक्ति मंत्रालय के तहत संचालित किया जा रहा है। ये सारे डिपार्टमेंट्स इसके साथ काम कर रहे हैं, और मिनिस्ट्री जो है वो जल शक्ति मिनिस्ट्री, जल शक्ति मंत्रालय जो है वो इसके साथ, जिसके अंडर में ये पूरा मिशन जो है वो काम कर रहा है। इसकी जो काम करने वाली जो विंग है उसका नाम है राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, NMCG, नेशनल मिशन टू क्लीन गंगा। ये NMCG जो है वो हमें देखने को मिलती है, जो इसकी कार्यान्वयन विंग है, इंप्लीमेंटेशन विंग है। सारा इंप्लीमेंटेशन का काम यही देखते हैं। बाकी सब प्रोजेक्ट बनता है, उस प्रोजेक्ट पे काम करने का जो एफर्ट्स हैं वो सारे NMCG के द्वारा किए जाते हैं। और जो एसोसिएटेड स्टेट्स हैं, जिन जिन राज्यों में नदी बह रही है, नदियां जितनी भी, गंगा और उससे संबंधित जितनी भी नदियां बह रही है जिन जिन राज्यों में, उन राज्यों के अंदर भी राज्य कार्यक्रम प्रबंधन समूह, SPMG जो है वो हमें देखने को मिलते हैं। ये सारा इसका कार्यान्वयन, इंप्लीमेंटेशन का काम देखते हैं। और NMCG जो है, इसको बनाया गया तब इसने NGRBA जो था, नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी, राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण, उसको रिप्लेस किया था। पहले से ये चला आ रहा था, लेकिन इसको रिप्लेस किया गया था 2016 में, और इसकी जगह पर किसे बना दिया गया था? NMCG को इसकी जगह पर बना दिया गया था। क्या क्या मुख्य पिलर्स जो है, मुख्य स्तंभ जो है वो इस कार्यक्रम के क्या है? एक तो सीवेज ट्रीटमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, पानी जो है उसके अंदर, नदियों के अंदर जितना पानी आकर के मिल रहा है सीवेज के रूप में, गटर के रूप में, गंदे नाले के रूप में, उसका ट्रीटमेंट किया जाए। उसे पहले ट्रीटमेंट करके
फिर नदी के अंदर मिलने दिया जाए, ताकि उसके अंदर जो गंदगी है वो पहले हटा ली जाए, फिर उस पानी को नदी के अंदर मिलने दिया जाए। तो ट्रीटमेंट प्लांट्स जो है उनका इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा डेवलप करना है। रिवर फ्रंट डेवलपमेंट, नदी का जो फ्रंट है, आसपास का जो क्षेत्र है, किनारों वाला जो क्षेत्र है, उसको अच्छे से डेवलप करना, उसका अच्छे से विकास करना। नदी की सतह की सफाई करना, सरफेस की सफाई करना। जैव विविधता, वहाँ की जो रिवर की जो बायोडाइवर्सिटी है उसे हमें बनाए रखना है। जैसे कि हम जानते हैं कि गंगा में एक गैंगेटिक डॉल्फिन मिलती है, गंगा डॉल्फिन मिलती है, जो हमारा नेशनल एक्वेटिक एनिमल है। तो ऐसे बहुत सारे जानवर जो हैं गंगा नदी तंत्र के अंदर, बहुत सारे जंतु जो हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। उनका फ्लोरा एंड फौना दोनों का कंजर्वेशन जो है हमें करना है। वनीकरण करना है, फॉरेस्टेशन करना है, फॉरेस्ट की मात्रा आसपास जो है बढ़ानी है। जन जागरण, पब्लिक अवेयरनेस, लोगों के अंदर जागरूकता जो है वो पैदा करनी है। औद्योगिक प्रवाह निगरानी, इंडस्ट्रियल वेस्ट कितना आकर के मिल रहा है उसकी मॉनिटरिंग करनी है, निगरानी करनी है। और साथ ही गंगा ग्राम जैसा एक कंसेप्ट जो है वो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। ये सारे इस कार्यक्रम के नमामि गंगे मिशन जो है उसके मुख्य स्तंभ के रूप में हमें देखने को मिलते हैं। अब बात करें कि ये जो भारी धातु प्रदूषण है, इसकी निगरानी जो हो रही है, इसके निहितार्थ क्या है, इसका मतलब क्या है, इससे क्या आशय हमें देखने को मिलता है या क्या तात्पर्य हमें देखने को मिलता है। अगर इसकी हम बात करें तो भारत में टोटल 28 राज्यों में 764 नदी गुणवत्ता निगरानी स्टेशन जो है वो बने हुए हैं। यानी नदियों को अलग अलग जगह पर मॉनिटर किया जा रहा है, नदियों के जल के सैंपल जो है वो लिए जाते हैं और उन्हें टेस्ट किया जाता है कि क्या स्थिति है, नदी का जल कितना अच्छा है, कितना बुरा है। ये सारी चेकिंग जो है, टेस्टिंग जो है वो यहाँ पर की जाती है। और केंद्रीय जल आयोग जो है, सेंट्रल वाटर कमीशन जो है, उसकी अगस्त 2018 से दिसंबर 2020 के बीच में जितने भी सैंपल्स लिए गए हैं पानी के, उसके अंदर 688 साइट्स के पानी की जांच की गई है। ये जो रिपोर्ट हम देख रहे हैं कि सीएसई ने जो जानकारी दी है वो बेसिकली इन सारे सैंपल्स की है। अगस्त 2018 से दिसंबर 2020 के बीच के पानी के जो सैंपल्स कलेक्ट किए गए हैं, उस सारे पानी को एनालाइज करके ये रिपोर्ट हमारे सामने हमें देखने को मिलती है। इसमें 33 निगरानी स्टेशनों में से, 33 अलग अलग निगरानी स्टेशन जो हैं उनमें से 10 में सब बहुत ज्यादा भारी धातुएं जो हैं, हैवी मेटल्स जो हैं वो हमें देखने को मिले हैं। काफी भयंकर स्थिति हमें ये देखने को मिल रही है। 21 राज्यों में प्रदूषण की जांच करने के बाद पाया गया कि 588 जल गुणवत्ता स्टेशनों में से कुल इन सब के अंदर 588 के अंदर अगर हम देखें तो एक तो कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया जो है उसकी मात्रा हमें देखने को मिली है 239, और दूसरा बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग जो है वो हमें 88 से ज्यादा देखने को मिली है, जो कि अगेन हमारे लिए बहुत अच्छे नंबर्स नहीं है, बहुत अच्छी संख्या नहीं है। हमें इसको और सुधारने की जरूरत जो है वो देखने को मिलती है। ये इंगित करता है कि उद्योग, कृषि, घरेलू अपशिष्ट जल उपचार की स्थिति सही नहीं है। जितना भी अपशिष्ट उद्योगों से निकल रहा है, घरों से निकल रहा है, शहरों से निकल रहा है, उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है। बिना ट्रीट किए वो सारा पानी जो है वो कहाँ जा रहा है, नदियों के अंदर मिलाया जा रहा है, नदियों के जल के अंदर मिलाया जा रहा है। इसी वजह से नदियों की स्थिति इतनी खराब हमें देखने को मिल रही है। इसके अलावा सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की स्टेट ऑफ द एनवायरनमेंट रिपोर्ट 2022, एक और रिपोर्ट है स्टेट ऑफ द एनवायरनमेंट 2022, 2022 में रिपोर्ट आई है। किसके द्वारा पब्लिश होती है? सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट, इनकी तरफ से जो पब्लिश हुई है रिपोर्ट, उसके अनुसार नमामि गंगे मिशन का जो केंद्र बिंदु है कि हम नदी के पोल्यूशन को कम करेंगे, नदी के प्रदूषण को कम करेंगे। हमने अभी बात करी कि 2 बिंदु पर काम कर रही है, नदी का प्रदूषण कम करना और नदी जैसे पहले थी उसी अवस्था में उसे फिर से लेकर के आना, रिजुवनेशन करना। उसमें सीसा, लोहा, निकल, कैडमियम और आर्सेनिक उच्च मात्रा में देखने को मिले। ये अभी की रिपोर्ट जो है वो कह रही है 2022 की कि नमामि गंगे प्रोजेक्ट जो 2014 में स्टार्ट हुआ था, जो टारगेट है उस टारगेट से अभी भी पिछड़ रहा है। स्थितियां अच्छी नहीं है, पानी के अंदर अभी भी बहुत ज्यादा मात्रा में हैवी मेटल्स, ये सारे हैवी मेटल्स जो हैं वो हमें देखने को मिल रहे हैं। ये रिपोर्ट जो है वो पर्यावरण विकास पर जो सार्वजनिक जो डेटा होता है, पब्लिक डेटा जो होता है, उसको सबको, उसका एक एनुअल कंपाइलेशन होता है, साल भर का एक वार्षिक जो है कंपाइलेशन जो है इस रिपोर्ट के रूप में प्रिंट होता है। इसके अलावा केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है, उसके अनुसार 10 राज्य अपने सीवेज का उपचार नहीं करते हैं। 10 राज्य ऐसे हैं जहां का कि जो वेस्ट है, जो जल है, वेस्ट जल जो है उसका उपचार ही नहीं कर रहे हैं, उसका ट्रीटमेंट ही नहीं कर रहे हैं, सीधा सीधा नदियों में वो मिला दे रहे हैं। तो फिर स्थितियां अच्छी कहां से होंगी। और यही कहता है
कि 72% सीवेज अपशिष्ट अनुपचारित छोड़ दिया जाता है। यानी जितना सीवेज भारत में पैदा हो रहा है उसका 72% सीवेज जो है वो सीधा सीधा डिस्पोज कर दिया जा रहा है, नदियों के अंदर बहा दिया जा रहा है। उसका कोई उपचार, कोई ट्रीटमेंट हमें देखने को नहीं मिल रहा है। तो स्थितियां जो है वो हमारे लिए उतनी अच्छी नहीं है। जिस लेवल पर काम होना चाहिए उस लेवल पर काम नहीं हो रहा है। फैक्ट्स हमारे सामने है, डेटा हमारे सामने है, जो ये चीख चीख के कह रहा है कि स्थितियां वैसी नहीं बन पा रही हैं जैसी कि सरकार नियम बना रही है। सरकार चाहती है कि ऐसा हो, सरकार ऐसे ऐसे नियम जो है वो लेकर के आ रही है। नमामि गंगे मिशन जैसा एक बड़ा फ्लैगशिप प्रोग्राम जो है वो भारत सरकार की तरफ से लाया गया, लेकिन डेटा ये कह रहा है कि उसका इम्प्लीमेंटेशन उतना अच्छे से नहीं हो रहा है। नियम जो बनाए जा रहे हैं उनकी जो इम्प्लीमेंटेशन जो है, कार्यान्वयन जो है उतना अच्छा हमें देखने को नहीं मिल रहा है। चलिए, तो आज का जो ये माइंड मैप है ये आपको समझ आया होगा कि क्या सिनेरियो चल रहा है, हेवी मेटल्स क्या होते हैं, बायो एक्यूमुलेशन क्या होता है, बायो मैग्निफिकेशन क्या होता है, हमारे ऊपर वो हैवी मेटल्स कैसे प्रभाव डालेंगे, क्यों पानी में मिल रहे हैं, भारत सरकार क्या कर रही है, क्या स्थिति आज हमें देखने को मिल रही है, सारी बातें आपको क्लियर हुई होंगी। मिलते हैं हम ऐसे ही किसी और सेशन में जिसके अंदर हम ऐसे ही किसी एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ मिलेंगे और उसके ऊपर एक नॉलेजफुल डिस्कशन जो है वो करेंगे। थैंक यू बच्चों, थैंक यू एवरीवन।